हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहजाना इलेक्ट्रिक में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका पर्पस ये रहेगा कि आप किसी भी ऑटोमेशन फील्ड या प्रोसेस या किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक इसमें पूरा काम करेंगे। ठीक है, अभी आपको ऑटोमेशन ट्रेनिंग के लिए जिस जिस डिवाइस की आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा पीएलसी का नॉलेज। पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। मैं दोबारा से बताता हूँ, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे एक इंडस्ट्रियल दिमाग जैसा है, जैसे हमारे घर पे कंप्यूटर रहता है, ये इंडस्ट्रियल एक कंप्यूटर है। ठीक है, इसी में हम पूरे मशीन का प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा एचएमआई, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस, जो हम पीएलसी को कमांड देने के लिए यूज करते हैं। हम हर मशीन के साथ एक एचएमआई अटैच कर सकते हैं, जिससे हम मशीन का फंक्शन देख सके कि क्या काम कर रहा है, और हमें कहीं भी ऐसा लगे कि हमको इनपुट देने की आवश्यकता होती है तो हम एचएमआई से दे सकते हैं पीएलसी को कमांड देने के लिए। और पीएलसी के द्वारा कार्य किए गए जो कार्य है उन्हीं को देखने के लिए एचएमआई का उपयोग होता है। उसके बाद आती है हमारी वीएफडी, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, तो अभी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का क्या यूज होता है, जो हमारे मशीनों में इंडक्शन मोटर लगी रहती है उसको जीरो फ्रीक्वेंसी से लेके 50 हर्ट्ज या उससे ज्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलाने के लिए ये वीएफडी का उपयोग होता है। ठीक है, अभी एचएमआई जो है हमारी वो मशीन पे लगती है। तो क्या होता है कि कंपनी के मैनेजर्स और ओनर्स जो रहते हैं वो प्लांट में हर मशीन को विजुअलाइजेशन यानी कि देख रेख नहीं कर सकते, वो उसका इसके लिए वो स्काडा का उपयोग करते हैं। स्काडा का मतलब होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो स्काडा का उपयोग करके वो हर मशीन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और किस मशीन पे कौन सा वर्क चल रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्काडा है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि पूरा मशीन यहीं से दिख रहा है कि वहां पे फील्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम हमारे लगते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो हमको डेटा प्रोवाइड करवाते हैं फील्ड के। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हमारे दो जनरली दो टाइप्स के रहते हैं, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। ठीक है, उसके बाद हमारे जो प्रोसेस लाइन है जो कि एक स्मूथ वे में काम करता है, जो एक एक्यूरेट प्रोसेस की जरूरत रहती है, वहां पे हम स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद ये दो जो सिस्टम है वो सिंगल सिस्टम के लिए सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। उसके बाद हमारा होता है डीसीएस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहता है कि मल्टीपल पीएलसी को कम्युनिकेट करके मल्टीपल आउटपुट इनपुट को सिंक्रोनाइज किया जाता है, ताकि एक ही पीएलसी से सारा डेटा ऑपरेट हो पाए। ठीक है, तो वो आसान काम को आसान करने के लिए सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा आईओटी बेस्ड पीएलसी, जो भी ट्रेंडिंग में है। आईओटी बेस्ड पीएलसी को आप डेटा क्लाउड से कनेक्ट करके सीधा ही प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि आप भारत के एक कोने से बैठे हैं और दूसरे कोने पे पीएलसी लगा हुआ है, तो आप इंटरनेट की मदद से यहीं से बैठे बैठे आपके घर पे ही बैठे बैठे आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको रूबरू या फिर मशीन तक जाने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो इसके लिए ये सभी डिवाइस आपको ऑटोमेशन में फील्ड में काम आएंगे, तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होता है तो ठीक है, वरना आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल वीडियो इस पे भी एक ऊपर भी पर्टिकुलर एक एक इक्विपमेंट के ऊपर भी बना दूंगा। चलिए अब आप बात करते हैं आपकी ऑटोमेशन ट्रेनिंग के स्टेप्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा वायरिंग का। जो वायरिंग का कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं कि बिना तार बिछाए या वायरिंग किए अभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट वायरलेसली ऑपरेट नहीं हो रहा है। आईओटी बेस्ड पीएलसी है, उसमें भी हमको इथरनेट पोर्ट लगाना पड़ता है, केबल लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वायरिंग की रिक्वायरमेंट आपको सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद आपका पीएलसी का प्रोग्रामिंग हो गया, जो आपको आना ही आना चाहिए। प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा और दिलचस्प टॉपिक है आपको ऑटोमेशन में। उसके बाद आता है आपका एचएमआई डिजाइन। ठीक है, तो एचएमआई डिजाइन भी आपको आना चाहिए।
उसके बाद आता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि वीएफडी। तो वीएफडी तो आपको कंपलसरी है क्योंकि हर जगह पे मोटर का यूज हो रहा है, तो आपको ड्राइव्स तो ऑपरेट करना आना चाहिए। उसके बाद आपको सारा ड्राइव्स का जो डेटा है वो स्काडा में लेना और उसके साथ काम करवाना कंपलसरी बनता है, तो स्काडा भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, जो आपने इंस्ट्रूमेंट देखा वो डिजिटल और एनालॉग दो टाइप्स के रहते हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। उसके बाद सर्वो स्टेपर मोटर और डीसीएस और आईओटी बेस्ड पीएलसी। ठीक है, ये अपना पूरा ऑटोमेशन का ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम वायरिंग की बात करते हैं। चलिए अब वायरिंग के टॉपिक पे चलते हैं। तो वायरिंग के टाइप्स को आप समझ लीजिए कि सबसे पहले होता है रेसिडेंशियल वायरिंग। देखिए मैंने दो वायरिंग आपको दिखाए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फ्लैट्स वगैरह में रहता है, और ये ऊपर फ्लैट का एक रूम हो गया तो उसका भी ऐसा वायरिंग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। जिसको भी रेसिडेंशियल वायरिंग की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके भी ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा। उसके बाद आता है, और एक बात बता दूं, ये रेसिडेंशियल वायरिंग हमारी 3 फेज और सिंगल फेज दोनों में डिवाइड रहती है। तो आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग को सीखना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं सब। उसके बाद आता है टॉपिक, उसके बाद इंडस्ट्रियल वायरिंग का। ये आप नीचे फोटो में देख सकते हैं। इंडस्ट्री में इस टाइप के 3 फेज बस बार का उपयोग होता है जिसमें हम पावर को डिवाइड करते हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको इंडस्ट्रियल वायरिंग ही बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है ये हमारा जो वायरिंग है ये पावर वायरिंग है। अभी हमको सीखना है वो कंट्रोल वायरिंग है। तो कंट्रोल वायरिंग को हम आरएलसी यानी कि रिले लॉजिक वायरिंग बोलते हैं, रिले लॉजिक कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। इसका सेटअप ये रहा, जब पीएलसी नहीं बना था तब सारी मशीनरी को ऑटोमेट करने के लिए ऐसे आरएलसी के पैनल बने बनाए मिलते थे और आपको बनाना भी पड़ता था। तो अब जब आपको वायरिंग आएगा तभी तो आप आरएलसी के पैनल बना पाएंगे। तो इसीलिए आपको आरएलसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप पीएलसी में काम कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ पीएलसी वायरिंग का। देखिए ये एक पीएलसी पैनल का मैंने आपको इमेज दिखाया है, जिसमें ये सारे अपने जो लगे हैं ये पीएलसी है। ये जो सेटअप में लगे हैं ये सब पीएलसी है। ये पीएलसी को यहाँ से देखिए, ये है पीएलसी को यहाँ से जो अपने है फील्ड से, यहाँ पे देखिए फील्ड के वायर है उससे इनपुट सिग्नल पीएलसी को मिल रहे हैं। देखिए ये केसरी ऑरेंज वायर लगा है वो पीएलसी के अंदर जा रहा है। ये केसरी वायर यहाँ से लगते हैं, ये ग्रीन वायर यहाँ से। ठीक है, तो ये सेंसर के इनपुट्स है। और आउटपुट में हमारे रिले लगे हैं। देखिए रिले कार्ड लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, एमसीसी भी लगी हुई है, और जनाने और कितने भी आउटपुट डिवाइस लगे हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए जब आप पीएलसी का काम कर रहे हैं तो आपको आरएलसी तो आना ही चाहिए, क्योंकि आरएलसी के बगैर आप प्लांट में कुछ ऑपरेट कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब हमको काम करना रहता है वो हमको जब काम करना रहता है तो वो रहता है हमारा 440 वोल्ट में। और पीएलसी का सिग्नल तो बहुत लो होता है, 24 वोल्ट डीसी होता है ऐसे वगैरह में। ठीक है, तो आपको आरएलसी से वो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको कंट्रोलिंग आगे सिखाएंगे। अब आते हैं अपना जो मेन टॉपिक है आरएलसी पे, यानी कि रिले लॉजिक कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले आपको जो इंडस्ट्री में यूज होने वाले इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये मैंने अभी फिलहाल थोड़े कम लिए हैं क्योंकि ज्यादा लेने से आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो और ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी हम आपको और भी आगे वीडियो और में आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस को और दिखाएंगे कि कितने कितने यूज होते हैं फील्ड में। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए ये एनओ एनसी बटन है। ठीक है, तो ये एनओ और एनसी बटन है जिसका उपयोग हम फील्ड को इनपुट डिवाइस यानी कि बटन की तरह कर सकते हैं। हम घर घर में जैसे हम नॉर्मल स्विच लगाएंगे वैसे हम किसी भी इंडस्ट्री में नॉर्मल स्विच का उपयोग नहीं करते, हम दोनों पुश बटन का उपयोग
करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टॉगल स्विच। टॉगल स्विच भी हमारे घर में लगने वाले वन वे स्विच की तरह ही होता है। तो अभी अभी इंस्ट्रूमेंट के नाम और फोटो को दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद हम जब इसके ऊपर बेसिक से लेके एडवांस तक काम करेंगे तो आपको इसका कनेक्शन और वायरिंग सब सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिमिट स्विच। लिमिट स्विच जनरली उसमें तीन कनेक्शन रहते हैं। एक होता है हमारा कॉमन, एक होता है एनओ और एनसी। लिमिट स्विच को हम एसटी और एसडी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमको सिंगल इनपुट और डबल आउटपुट मिलते हैं, यानी कि सिंगल इनपुट सब डबल आउटपुट, ठीक है, एक एनओ और एनसी के लिए। उसके बाद आता है हमारा फ्लोट स्विच, और उसके बाद आता है हमारा सेंसर। सेंसर के मेजरली दो टाइप रहते हैं, पीएनपी और एनपीएन। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए, अभी है आपका आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में हमारा लोड, यानी कि अगर आप कोई ट्रैफिक लाइट सिग्नल का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको आउटपुट में लैंप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको लैंप कंसीडर किया है। कोई जगह पे आपका हीटिंग एलिमेंट रहेगा तो वो भी आपको रजिस्टिव है, तो आपको लैंप या लोड के हिसाब से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपको रिले। रिले का उपयोग क्या होता है कि 24 वोल्ट का जो पीएलसी का सिग्नल है वो, और हमारे जो मोटर और वाल्स में जो यूज होता है वो 230 और या 440 वोल्टेज का पावर होता है। तो हम इन दोनों को मर्ज तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए आइसोलेशन के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोटर, जो हमारा मेन आउटपुट होता है जिससे हम पूरा इंडस्ट्री और मशीन चलाते हैं। और मोटर को ऑपरेट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही हो गया हमारे लिए। उसके बाद हमारे पास ये जैसे सेंसर वाले वाल होते हैं, जिसमें हम को प्रेशर देना पड़ता है, तो वो भी हम पीएलसी से आउटपुट, ये एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर जैसे आपका आउटपुट हो गया डिजिटल आउटपुट, और एनालॉग आउटपुट के लिए ये आईपी2 कन्वर्टर रहता है। आईपी2 कन्वर्टर का मतलब होता है आप जितना एम्पियर देंगे उतना वो प्रेशर बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। चलिए, अभी तो ये सब आपको नॉर्मली इनपुट आउटपुट डिवाइस का बारे में मालूम पड़ गया। अभी आते हैं लॉजिक गेट के बारे में। जो हम मशीन बनाते हैं उसका कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा। तो जब तक आप ये बेसिक गेट को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ ऑटोमेशन ट्रेनिंग में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी मैं आपको बेसिक गेट के बारे में दिखाऊंगा और हर गेट में आपको बना के दिखाऊंगा। अभी जो मैंने ये शीट बनाई हुई है उसमें मैंने सारे ही बफर्स से लेके एंड गेट, देखिए, और गेट, नॉट गेट, नेंड गेट, नॉर गेट, एक्सओर गेट, एक्सनोर गेट, ये सारे ही मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपको ये शीट चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आपको समझने के लिए। लेकिन हर का मैंने हर किसी का सिमुलेशन का एसएससी इसमें रखा है, यानी कि स्क्रीनशॉट रखा है। तो आपको खाली स्टेप्स, यानी कि आप देखिए, अगर सिंपली मैं बात करता हूँ तो बफर है जो अपना, वो टू स्टेट में ही काम करता है। इसका पूरा लॉजिक रहेगा, उसका पूरा लॉजिक का टेबल रहेगा जो मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो अभी आपको देखने में आसानी होगी और सभी मैं आपको दिखा पाऊंगा अच्छे से कि ये कैसे काम करता है। इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। जो लॉजिक गेट रहता है उसका एक फिक्स इनपुट और फिक्स आउटपुट के लिए वो काम करते हैं। तो अभी आप देखिए कि हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जनरली हमारे तीन टाइप्स के गेट रहते हैं। एक होते हैं बेसिक गेट, दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल गेट, और तीसरे रहते हैं हमारे स्पेशल गेट्स, ठीक है। तो बेसिक गेट का मतलब क्या है कि जब गेट बनना चालू हुआ, जब गेट बना रहे थे इंजीनियर्स, तब उन्होंने तीन मेजरली गेट्स बनाए थे, एंड, और नॉट। इन तीनों गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही आगे के नेंड, नॉर, एक्सोर और नेक्स्ट नॉर, ये ही गेट बने हैं। यानी कि बेसिक में तो आपको ये तीन गेट अगर आ जाते हैं तो आप वैसे भी ये चारों गेट आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि अभी आप ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं तो आपके पास ना तो ये सारे इक्विपमेंट रहेंगे, ना ही आप किसी को वायरिंग का कोई एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप वायरिंग कैसे करेंगे। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, ये एक सिमुलेले का सॉफ्टवेयर है।
देखिए इसमें अभी मैं लाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो ये सिम्युलेटर का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें आपको सारे सिंबल मिल जाएंगे। इसका मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कि आपको वायरिंग और सिंबल्स के बारे में अच्छे से मालूम हो, ठीक है। देखिए अभी एक मेरे पास ना ही लाइट है, ना ही पावर है, ना ही कुछ और है, लेकिन मेरे को सिंगल फेज का वायरिंग करना है। तो मैं सबसे पहले एक लाइन लाइव वायर ले लेता हूँ, एक न्यूट्रल ले लेता हूँ और एक लैंप ले लेता हूँ। इसके लैंप को हम या तो फेज अपने फैन से रिकनेक्टिंग कर दे, मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ और फैन लिख देता हूँ। देखिए अभी एक फैन हो गया, ठीक है हमारे पास। तो ये फैन हो गया और इसका एक कनेक्शन हम न्यूट्रल के साथ कर देंगे और एक स्विच ले लेते हैं। देखिए ये स्विच ले लिया है हमने, इसका कनेक्शन यहाँ कर देंगे। तो अभी मैं देखिए ये अभी मैंने जो कनेक्शन किया है वो एक न्यूट्रल से लेके फैन तक कनेक्शन किया है और लाइव वायर से एक स्विच का। जब मैं ये स्विच को प्रेस करता हूँ तब तक हमारा फैन ऑन रहेगा। जैसे हम घर में नॉर्मली वायरिंग करते हैं वैसे ही आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिना किसी इक्विपमेंट के यूज किए आप ये पूरा वायरिंग और सिमुलेशन से आप देख सकते हैं कि आप कैसे आपका वायरिंग है। और अगर आप मान लीजिए आपने बोला कि सर हमने कुछ गलती कर दी तो हमको क्या मालूम पड़ेगा, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ से क्या हो रहा है, ये लाइन वायर है और न्यूट्रल है। अगर मैं इस लैंप को शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिंक लगा दिया, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा या कुछ लिखा आएगा, देखिए शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन, यानी कि आपने कुछ वायरिंग में लोचा किया है कि आपका वायरिंग शॉर्ट सर्किट है या लूप है, जिससे ये फेज और न्यूट्रल आपस में भिड़ जा रहे हैं और शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आपको दूसरी वीडियो में मैं आपका दूसरे टॉपिक हमारा रहेगा वो लॉजिक गेट्स, ये जो आपको मैंने दिखाए हैं वो बना के मैं दिखाऊंगा, ठीक है। वो भी आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिए हैं, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, आरएलसी रिले और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आप खुद से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और भी वीडियो दे दूंगा कि इससे रिलेटेड जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और आपको ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ट्रेनिंग के लिए आपको इतने इंस्ट्रूमेंट के लिए बेसिक से लेके एडवांस तक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।